इक्विटी स्कीम लॉन्च की है। इस पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ सुंदरम एएमसी के एमडी एंड सीईओ सुनील जी जुड़ चुके हैं। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए ईटी नाउ स्वदेश पे। काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, और इनफैक्ट काफ़ी दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है, लेकिन हाँ, अच्छे नोट पे ही बातचीत हो रही है। आप एक नया फंड लेके आ रहे हैं सर, फ्लेक्सी कैप फंड। पहले मेरे को जरा इसके बारे में बताइए। अपॉर्चुनिटी बहुत है और आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए माहिर जादूगर माने जाते हैं, तो आपने बिल्कुल सही समय ढूंढा है। ये फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में जरा इसके बारे में डिटेल दे दीजिए सर। हाँ, देखिए, अब पिछले 2-3 महीने के पहले से जो वॉलेटिलिटी चल रही थी, उसका मेन कारण था एफआईएस ने पैसा निकालना शुरू किया था, क्योंकि उधर जो स्थिति हुई थी इंटरेस्ट रेट हाइक की, तो उसके कारण उनके कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ गए थे, तो वो जनरली इमर्जिंग मार्केट से निकल रहे थे। मगर आने वाले दिन में क्या हो रहा है, और इसकी हम ऑलरेडी शुरुआत देख रहे हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट हाइक ज़बरदस्त हुई तो अमेरिका में रिसेशन का सामने देखेंगे, तो उसके कारण तेल का दाम भयंकर गिरने का एक गुंजाइश रख सकते हैं। तो ये इंडियन इक्विटीज़ के लिए बहुत बड़ी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और एफआईएस की वापसी ऑलरेडी पिछले क्वार्टर से पहले से आज तक जुलाई 1 से करीबन 30,000 करोड़ का बाइंग एफआईएस से हम देख रहे हैं। तो इंडियन मार्केट की आउटलुक गिरने तेल से हमारी आउटलुक बहुत बेहतर बनती है। उसके साथ और भी दो चीज़ हो रही है कि इंडिया में इकोनॉमिक स्टोरी, भले ही एडवांस देशों में आपको रिसेशन सामने दिख रहा हो, इंडिया में इकोनॉमिक स्टोरी में कोई कमी नहीं है। जीएसटी कलेक्शन हर महीने बढ़ रहे हैं, आपको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी वापस 72% पे आ गया है। आप बहुत सारी चीज़ पॉजिटिव इंडिया में देख पा रहे हैं। तो इंडियन इकोनॉमिक स्टोरी अगर मजबूत है तो एफआईएस के लिए दुगना बेनिफिट हो गया, क्योंकि एक तरफ तेल की गिरावट और दूसरी तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये दोनों एक स्वीट स्पॉट इंडियन इकोनॉमी में आ रहे हैं। और खास करके अब का वक्त, टाइमिंग बहुत सही है, क्योंकि जैसे आप सबको पता है कि जून जुलाई अगस्त तक मार्केट 2023 मार्च की अर्निंग्स को डिस्काउंट करती है, और जैसे अक्टूबर आती है 2024 के ऊपर उसकी ध्यान आगे बढ़ती है। और मान लीजिए कि 14-15% निफ्टी में ईपीएस ग्रोथ होगा, तो अब खरीदने का वक्त सही लग रहा है डोमेस्टिक इन्वेस्टर के लिए और एफआईएस के लिए। तो एफआईएस की वापसी, इसके पीछे आप देखेंगे कि इंडियन लॉन्ग टर्म स्टोरी को कैप्चर कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम एफआईएस की खरीदारी ज़्यादातर लार्ज कैप में होती है, तो लार्ज कैप को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। पर लॉन्ग टर्म इंडिया की ग्रोथ स्टोरी आ रही है इन्वेस्टमेंट साइकिल और कंजम्पशन साइकिल, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन से, जिनका ज़्यादातर शेयर्स आप देखेंगे मिड एंड स्मॉल कैप में है। तो इनकी ईपीएस की ग्रोथ आप मार्केट की एक्सपेक्टेशन से बेहतर आने वाले दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उसके कारण एक पोर्टफोलियो में एक ब्लेंड ऑफ लार्ज, मिड और स्मॉल होना बहुत ज़रूरी है। और इससे क्या है कि ईच सेगमेंट, यानी स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप की ग्रोथ पोटेंशियल और उसकी रिलेटिव वैल्यूएशन को लेकर एक कॉन्स्टेंटली फ्लेक्सिबिलिटी जो आती है पोर्टफोलियो में, वो इन्वेस्टर के लिए बहुत बढ़िया, मैं कहूँगा ऑप्टिमाइजिंग द अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। कभी लार्ज कैप में अपॉर्चुनिटी होगा, कभी मिड में, कभी स्मॉल में, तो सबको मिलाकर एक रिसर्च के तौर पर इसको उठाना और इन्वेस्टर के लिए फ़ायदा लाना, यही ये फंड की कोशिश होगी। और हम मानते हैं कि अब वक्त एकदम बिल्कुल सही है ऐसे एक फ़ंड को लॉन्च करने के लिए और इन्वेस्टर्स को भी निवेश करने के लिए। बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुनील जी, और मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि अब अगर एफआईज मार्केट के अंदर आ रहे हैं तो एक नए तरीके से मार्केट को आपको री रेट करना होगा, नए तरीके से सोचना होगा। सिर्फ एक सेगमेंट को आप ध्यान नहीं रख सकते, उसमें आपको ब्लेंड रखना होगा। इसलिए आपने फ्लेक्सी फंड जो लॉन्च किया है ये काफ़ी समझ में आता है। और दूसरा एक ये नया फंड है, नए तरीके से कंपनीज़ को करेगा, हिस्सा देखेगा, अपनी मैनेजमेंट देखेगा, अपने रिजल्ट्स देखेगा, अपनी आगे की गाइडेंस देखेगा। जो पुराना होता है, कई बार पुराने फंड्स को मैनेज करना और एक नए फंड्स को सीधा सीधा देखना, उसमें फ़र्क होता है। तो आप ये बात आपकी मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक रखता हूँ। सुनील जी, जब ये ब्लेंडिंग भी हो रही है, नया फंड भी है, सब कुछ है, तो आप मेरे को थोड़ा सा ये गाइड कर सकते हैं कि ये जो आपका बुलिशनेस व्यू है, मैं बैक्ड बाय एफआईज बोल रहा हूँ, ये किस सेगमेंट की तरफ थोड़ा ज़्यादा होगा? ये किस तरफ थोड़ा ज़्यादा टिल्टेड है पॉजिटिव, और किस तरफ थोड़ा कम आपको लग रहा है कि थोड़ा हमारा फोकस एरिया कम होगा? देखिए, मैं कहूँगा कि लार्ज कैप्स एफआईएस में देखेंगे तो मेरे को बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत एक स्ट्रॉन्ग पिक दिख रही है। क्योंकि क्या हुआ है कि पिछले
2-3 साल जो पोस्ट कोविड के टाइम में लो कॉस्ट फंडिंग का जो एडवांटेज मिला था, बहुत से बैंक्स ने लॉन्ग टर्म फंडिंग को लॉक इन कर दिया और आने वाले दिन में जैसे ही धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो पूरा उनके लोन बुक में रीप्राइसिंग होगा अगर कॉस्ट ऑफ फंड्स लो रहेगी। तो मैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स ऑफ बैंक्स को बढ़ते हुए देख रहा हूँ। एट द सेम टाइम ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए दोनों भयंकर गिरावट के स्टेज में है, तो बैंक्स की कैपिटल एडिक्वेसी और हेल्थ भी बहुत बढ़िया है। तो एफआईएस का क्योंकि निफ्टी और निफ्टी 100 में ज़्यादातर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इसका हिस्सा है, तो एफआईएस की बाइंग बैंकिंग में आके उसको सपोर्ट ज़रूर देगी। तो ये एक सेक्टर जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ बेहतर और बाइंग सपोर्ट भी मिलेगी, तो मैं समझूंगा ये टॉप पिक होगा। उसके अलावा मिडिल स्मॉल कैप में मैंने ऑलरेडी बताया कि कैपिटल गुड्स साइकिल और डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन एक दो स्ट्रॉन्ग पिक होंगे। अब इसके कारण हमें देखना होगा कि कहाँ नहीं हमें एलोकेट नहीं करना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में, क्योंकि अगर ग्लोबल रिसेशन आ रही है तो नेचुरली एक्सपोर्ट्स में थोड़ी दबाव देखने को मिलेगी, और आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर जो ज़्यादातर एडवांस देशों को एक्सपोर्ट के ऊपर लगी हुई है, वहाँ पे थोड़ा मैं देख रहा हूँ कि उतना ग्रोथ नहीं होगा जितना कि वेरएस डोमेस्टिक सेंसिटिव सेक्टर्स में ज़्यादा ग्रोथ दिखेगा आपको। तो इसलिए मैं कहूँगा कि वहाँ पे भी थोड़ी बाइंग आएगी, एक सपोर्ट के तौर पर, एक सेफ्टी के तौर पर। और इस फैक्ट के ईटीएफ्स जब आते हैं, इमर्जिंग मार्केट के ईटीएफ, तो वो सभी स्टॉक को खरीदते हैं, तो थोड़ा बहुत बाइंग सपोर्ट उनके लिए भी मिलेगा। मगर ज़्यादातर आपको बैंकिंग, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट साइकिल के ऊपर मैं देखूंगा कि एक ज़्यादा फंड फ्लो उस तरफ अलोकेट होगी। तो ये टॉप पिक्स होगी, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर में एक सेफ्टी के तौर पर। और एफएमसीजी को देखिए ना, एफएमसीजी ऑलवेज एक सेफ्टी सेक्टर रहती है, और शॉर्ट टर्म में एफएमसीजी का आउटलुक भी अच्छा लग रहा है, बिकॉज कमोडिटी कॉस्ट उनके लिए कम हो रही है, वीट या ग्लोबल फूड कॉस्ट। तो एफएमसीजी के लिए ये मार्जिन्स के लिए एक अच्छी सिचुएशन है। तो एक शॉर्ट टर्म में एफएमसीजी में भी थोड़ी रैली देख सकते हैं, मगर एक सेफ्टी के तौर पर, क्योंकि उनकी ग्रोथ ऑलवेज एक हाई सिंगल डिजिट में रहती है, तो वो भी एक कंपोनेंट होगी पोर्टफोलियो के अंदर। बिल्कुल सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला। एक अच्छा फंड आप बिल्कुल टाइमली लेके आ रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस इसमें बिल्कुल झलक रहा है, साफ दिख रहा है। हमारी शुभकामनाएं भी सर, आपको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया सर सुनील जी आज समय देने के लिए, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। सुनील सुब्रमण्यम बता रहे थे नया फ्लेक्सी फंड है, इसमें ब्लेंड होगा, छोटे मझोले शेयर्स, बड़े शेयर्स होंगे, और उन्होंने कुछ एक सेक्टर्स में बताया।